तो सबसे पहले जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर। इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं ना कि जो पूरे कंप्यूटर के अंदर ना मदरबोर्ड होता है, ठीक है, जैसे ये पूरा एक बोर्ड होता है जिसपे सारे चिप होते हैं, उसके बीच सेंटर पे रह के ना ये सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। द सीपीयू परफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सीपीयू का काम क्या है? बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई प्रोग्राम चला रहा हूँ, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पेंट है, कुछ भी, उसके अंदर जो अगर हम छोटी मोटी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सीपीयू दे रहा है। और सीपीयू दे किस किस को रहा है? माउस को दे रहा है, कीबोर्ड को दे रहा है, जितने भी सिस्टम में हमारी सारी चीज़ें ना, इन सबको उसने क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? द सीपीयू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जोड़ घटा, जितना भी कैलकुलेशन का काम होता है वो अर्थमेटिक करता है। लॉजिक लगाना, कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल करना? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जैसे मैं माउस से कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा MOUSE माउस, तो मैंने माउस की मदद से लिखा है, तो ये सीपीयू उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई यूजर माउस लिखना चाहता है, उसको लिखवाओ। उसके बाद है द सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है। तो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं किस चीज़ से लिख रहा हूँ? हाथ से लिख रहा हूँ, लेकिन हाथ को कमांड कौन दे रहा है? हमारा ब्रेन दे रहा है। ऐसे सिस्टम के अंदर हम कोई भी काम करते हैं वो सब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस करता है, लेकिन उन सबको कमांड कौन देता है? हमारा सीपीयू। द स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, प्रोसेसर का मतलब सोचने वाला, कोई छोटी सी चिप जो सोचती है, ठीक है, उसी को जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। यूज एट मेजर इन अ मेगाहर्ट्ज। पहले इसको मेगाहर्ट्ज में नापा जाता था, MHz। अब जो हम सीपीयू की स्पीड नापते हैं वो नापते हैं गीगाहर्ट्ज, GHz के अंदर। अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे ये जो है ना छोटा सा चिप, इसी को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। ये किस कंपनी का है? इंटेल का है, i9, i7, i5। ठीक है, ये छोटी सी चिप होती है। उसके बाद हम चलते हैं, बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। जैसे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर था ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ऐसे सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक होता है हमारा पहला, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट। एक हमारा रजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन वो इसके अंदर यूज अभी नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है हमारा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या होता है? इन कंप्यूटिंग एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हमारा ALU है, एक छोटा सा डिजिटल सर्किट होता है जो कंप्यूटर के अंदर क्या कंट्रोल करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब हो गया कोई भी कमांड। तो लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे हो गए? अगर जैसे 12th में तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, जोर गेट, कुछ टाइप का होता है ना, यहाँ पे दो पावर गया, फिर ये इस टाइप से निकलता था। तो उसी टाइप का डिजिटल सर्किट होता है, जिसके अंदर काम क्या क्या होता है? पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब हो गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस टाइप को बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एक्सेल में भी जाएंगे हम लोग तो इसी का यूज होगा। फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब कि हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक डब्बा बनाया, भाई ये एक डब्बा है और ये डब्बा। अगर मुझे अब इन दोनों को कंपेयर करना होगा तो मैं किस बिहाफ पे कंपेयर करूंगा? सबसे पहले बोलूंगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा मतलब हो गया ज़्यादा, तो हम बोलेंगे भाई ये 1 नंबर, ये 2 वाला बड़ा है। तो हमने कंपेयर करा, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अब लोगों को हम किस चीज़ से डिफरेंस करेंगे? भाई ये क्या काम करता है, ये कहाँ पर है, इसकी हाइट क्या है, इसकी कलर क्या है, हम जो डिफरेंस करते हैं ना, ऐसे ही। तो कंपेरिजन ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर से इक्वल टू, मतलब कोई भी चीज़ बराबर है कि नहीं। ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये सब किसके अंदर आते हैं? कंपैरिजन में। जब भी हम कोई कंपैरिजन करेंगे सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए कौन सा पार्ट हमारा काम करेगा? ALU। दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट। अब इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल। तो ये कंट्रोल करेगा, लेकिन ये कंट्रोल किसको करेगा? तो इट कोऑर्डिनेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करेगा? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा। हमने पीछे देखा था ना कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से थे? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये। और आउटपुट में क्या था? मॉनिटर, CRT, ये। तो इन दोनों को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या है? और मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर आपस में बातचीत कर रहे हैं वो किसकी मदद से करेंगे? कंट्रोल यूनिट की मदद से करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू।
कि सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले फेच करता है डेटा को। क्या करता है, फेच करता है। फेच का मतलब क्या हो गया, द सीपीयू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी रैम, कि जो भी अभी हम आगे देखेंगे कि मेमोरी में रैम क्या होता है। इसका मतलब कि जो भी सिस्टम के रैम में डेटा स्टोर हुआ है, रैम क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्किंग डेटा। जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना सिस्टम के अंदर, ये किसके ऊपर स्टोर है, अभी रैम के ऊपर। रैम ने किसको बताया, सीपीयू को बताया कि भाई यूजर ये काम कर रहा है तो इसकी मदद करो। दूसरा आता है डिकोड। डिकोड का मतलब क्या हो गया, इट डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज नीडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या है, फेच। फेच किसकी मदद से करेगा, जो रैम पे डेटा स्टोर होता है हमारा। उसके बाद डिकोड क्या होगा, इट डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन इज नीडेड। मतलब भाई वो डिकोड कर लेगा कि अब यूजर क्या करना चाहता है, उसकी हम मदद करेंगे। और तीसरे पे आता है एक्सक्यूट, मतलब उस काम को वो कर देगा। तो द सीपीयू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन सच एज कैलकुलेशन और मूविंग डेटा। कि मान लो मैं एक डेटा जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अभी ये सिस्टम क्या देख रहा है रैम के ऊपर कि भाई यूज़र कुछ लिख रहा है, उसको हम लिखने में मदद करेंगे। तो मैंने क्या लिया है, कोई पेन वाला टूल है, उसकी मदद से मैं इस चीज़ को कर पा रहा हूँ। तो ये इस डायग्राम होता है। सबसे पहले क्या हो गया, फेच, जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होता है, जो हमने बेसिक में पढ़ा था, वो डिकोड करेगा किसके, हमारे इंस्ट्रक्शंस को। फिर वो हमारे को कमांड करेगा और फिर वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, आउटपुट में। यही साइकिल एक घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं मेन फंक्शन, के सीपीयू हमारा इस हिसाब से काम करता है, फेच, डिकोड, एक्सक्यूट एंड स्टोर। उसके बाद चलते हैं हम लोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड। ठीक है, सीपीयू क्लॉक स्पीड का मतलब क्या हो गया कि जो हम सीपीयू, जैसे सबसे पहले क्लॉक स्पीड का मतलब हो गया कि वो कितना पावरफुल है। जैसे मैंने बोला कोई गाड़ी कितनी तेज चलती है, कोई गाड़ी चलती है जैसे अगर मैं बात करूँ स्कूटी की, तो कितनी चलेगी, 60 से लेके 80 के बीच में। मैं अगर बाइक की बात करूँ, नॉर्मल बाइक कितना चलेगा, 120 से लेके 150 तक, सिंपल। लेकिन मैं बोल दूं कि मैं चला रहा हूँ अब केटीएम बाइक, तो वो आराम से 160 से 170 हो गई। मैं ले आया कावासाकी की, ठीक है, वो चलेगी, क्या बाइक का पता है ना, 200 से 400 की स्पीड तक भाग जाएगी ये बाइक। तब इन तीनों में फ़र्क क्या है, हाँ तो स्पीड के साथ और भी तो कुछ फ़र्क होगा। इनके डिज़ाइन में फ़र्क है, तीनों के बाइकों में, प्राइस में फ़र्क है। ये वाली कितनी मिल जाएगी, 1 लाख के अंदर होगी। ये सब बाइक 1 लाख से ऊपर होगी, और ये बाइक तो 3 4 5 लाख 10 लाख 20 लाख उससे ऊपर हो सकती है। मतलब जितना पावर चाहिए उतना पैसा भी बढ़ेगा। ऐसी सीपीयू के अंदर है कि इसकी जो सीपीयू की जो स्पीड होती है किसके अंदर नापी जाती है, जीएचजेड, मतलब गीगा हर्ट्ज के अंदर स्पीड नापी जाती है। अभी हम दिखाएंगे कैसे होता है ये। जैसे ये रहा, ये सीपीयू है, ये कंपनी है AMD Ryzen 5 का 6 कोर प्रोसेसर है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 4.11 गीगा हर्ट्ज। कितनी है, 4.11। मतलब इतने डेटा या इतने चीज़ों को एक साथ इंस्ट्रक्शन कर सकता है। डिटरमाइन हाउ फास्टर द सीपीयू कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। जो स्पीड होता है इसका मतलब होता है कि सिस्टम कैसे किसी भी प्रोसेस को, जैसे मैंने कुछ भी कमांड बोला, मैं तुमको बोलता हूँ कि जल्दी से बोलो 2+2 कितना होता है, 4 हो गया। मैंने करा 40 × 520 कितना होता है, जल्दी से बताओ। है, टाइम लगेगा, कर लोगे इसको, नहीं कर पाओगे, कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। अब मैंने बोल दिया 169,420 मल्टीप्लाई बाई 28,942 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू, अब टाइम लगेगा। तो यही जो डेटा हमने दिया है ना, वो उसको खट से काम करने में मदद कराएगा। ये क्या था हमारा हायर गीगाहर्ट्ज। अगर सबसे जितना ज़्यादा ये होगा वो क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस। क्या करेगा वो, जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ही सिस्टम हमारा, जैसे मैं खटखट कुछ भी काम कर पा रहा हूँ सिस्टम में, अगर मैं इधर कुछ भी दिखाऊँ, देखो कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम को उतना तेज बनाएगा। तो कभी भी अगर हम सिस्टम खरीदते हैं, तुम लैपटॉप खरीदोगे ना, तो तुम्हें इसको देखना पड़ेगा, किसको, गीगाहर्ट्ज को, कि कितना तेज वो हमारा है। और भी कुछ चीज़ें होती है बट डिपेंड ऑन अ फैक्टर लाइक कोर, कितना कोर है उसका, आर्किटेक्ट कितना है, तो ये सब भी चीज़ हमको उसके अंदर देखनी होती है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, टाइप ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मतलब कितने टाइप के सीपीयू होते हैं। तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है हमारा सिंगल कोर। क्या होता है, सिंगल कोर। कोर का मतलब एक तरीके से मानो क्या होता है, कोना होता है। क्या होता है, कोना। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे क्या होता है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल कोर सीपीयू क्या है, कि ओनली वन प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट होती है। दूसरा, प्रोसेसिंग मतलब सोचना या काम को करना। तो जो सिंगल कोर होता है उसके अंदर जो भी चिप है वो एक ही काम को एक समय पे प्रोसेस कर सकती है। इसका मतलब क्या है, कैन हैंडल वन टास्क एट अ टाइम। एक समय पे कितने टास्क करेगी वो, सिर्फ एक ही करेगी।
दूसरा होता है मल्टी कोर सीपीयू। मल्टी कोर सीपीयू का मतलब क्या हो गया कि टू और मोर कोर, टू और मोर कोर का मतलब उसके अंदर डुअल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, 6 कोर हो सकता है, 12 कोर हो सकता है, 24 कोर तक हो सकता है। जैसे सिंगल कोर था, अगर जैसे मैं बोलूँ डुअल कोर, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये 2 कोने हो जाएंगे। फिर आता है क्वाड कोर। क्वाड कोर का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर 4 कोने हो गए। 6 कोर का बोलूंगा तो 6 कोर के अंदर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इतने कोर के फंक्शंस उसके अंदर काम कर सकते हैं। कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम, एक समय पे बहुत सारे काम वो कर सकता है। तो अब जैसे ये एग्जांपल देखो, जैसे ये है डुअल कोर सीपीयू, तो इसके अंदर 2 डब्बे बने हुए हैं। ये है क्वाड कोर सीपीयू, तो इसके अंदर कितने डब्बे बने हुए हैं, 4 बने हैं। ये सिर्फ एक सीपीयू का चिप है। फिर ये है सिंगल कोर सीपीयू, सॉरी ये है 6 कोर सीपीयू, ऑक्टा कोर, मल्टी कोर, ये टोटल हमारे 24 कोर तक होते हैं। कितने होते हैं, 24 कोर तक। तो जितना कोर बढ़ेगा ना, उतना ही सीपीयू का प्राइस भी बढ़ेगा, उतना महंगा सीपीयू होता रहेगा। ये सब हम कल अमेजोन वगैरह पे जाके देखेंगे इसको। तो कितने टाइप के सीपीयू हो गए, सिंगल कोर और मल्टी कोर। क्लियर। उसके बाद आता है पॉपुलर सीपीयू ब्रांड्स की कौन कौन सी कंपनियां सीपीयू बनाती है। ठीक है, तो नाम सुना है किसी का, कोई नहीं, नया, ये सब अभी नया होगा, लेकिन इसको जब दोबारा एक बार रिवाइज कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो अब एग्जांपल ऑफ पॉपुलर सीपीयू ब्रांड्स, कि सबसे ज़्यादा जो सीपीयू बनाती है वो कौन सी कंपनी है, इंटेल। हम कोई भी लैपटॉप देखेंगे ना, सबके ऊपर एक स्टिकर चिपका होगा, वो होता है किसका, इंटेल का। और जो दूसरा है वो है एएमडी, ये भी इंटेल की क्या है, कॉम्पिटिटर कंपनी है। और भी कई सारे हैं, लेकिन ये दोनों जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा, जितने भी तुम लैपटॉप खरीदने जाओगे सब में यही दोनों मिलेंगे, या तो इंटेल या तो एएमडी। तो हम इंटेल को देखते हैं। तो इंटेल के अंदर देखो क्या क्या आता है, i3, i5, i7 और i9। अब ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज सीपीयू मैन्युफैक्चर, ये एक तो सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीपीयू कंपनी है। इनके जो पॉपुलर सीपीयू हैं, जैसे मान लो इंटेल का प्लेटिनियम है, ये क्या है, एंट्री लेवल सीपीयू। अगर हम इस सबसे तुम्हें सस्ता कंप्यूटर चाहिए लैपटॉप, तो उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, इंटेल का प्लेटिनियम मिलेगा। दूसरा है इंटेल का i3। क्या है, i3 क्या होता है, इसके अंदर बेसिक काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं और ऑफिस के कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा काम वाला चाहिए तो कौन सा सीपीयू खरीदना पड़ेगा तुम्हें, इंटेल का i5। इसको बोलते हैं मिड रेंज, गुड फॉर मल्टीटास्किंग, प्रोग्रामिंग और कैजुअल गेमिंग, छोटे मोटे काम हम लोग i5 के अंदर कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा काम करना है तो कौन सा खरीदना पड़ेगा, i7 क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस, ग्रेट फॉर किसके लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और एडवांस गेमिंग के लिए, इसके साथ ग्राफिक कार्ड वगैरह हमको मिलता है। फिर आता है i9, इंटेल का i9, ये भी सबसे टॉप पे चल रहा है। तो i9 क्या है, वेरी हाई एंड, इज सोर्स प्रोफेशनल एंड हैवी वर्कलोड, इसके अंदर बहुत भारी भारी काम हम कर सकते हैं, एक साथ तुम 10 काम कर लो। कौन सा सीपीयू है ये, इंटेल का i9। सेम इसी प्रकार का अगर AMD का हम लोग देखते हैं तो ये आता है AMD Ryzen 3, ये बेसिक लेवल कंप्यूटर है। फिर आता है Ryzen 5, जो क्या है, ग्रेट फॉर गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी, अगर तुम्हें सही सा गेम करना है या वीडियो एडिटिंग करना है तो हम इसको ले सकते हैं, Ryzen 5 को। फिर आता है Ryzen 7, Ryzen 9, फिर Aetherium, ये सारे क्या है, हमारे टॉप लेवल के CPUs हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा एप्पल के लिए, अगर तुम एप्पल का लैपटॉप चला रहे हो ना, तो एप्पल के अंदर इंटेल या AMD नहीं मिलेगा, एप्पल का खुद का सीपीयू रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं M1। जैसे एप्पल का M1 हो गया, M1 प्रो हो गया, M1 मैक्स हो गया, एप्पल का M2, M2 प्रो, M2 मैक्स, इस टाइप के सीपीयू होते हैं। अगर हम एप्पल का लैपटॉप लेने जाएंगे ना, तो उसके अंदर फिर हम ये सब चीज़ नहीं देखेंगे कि भाई इंटेल का i3 है, i7 है, i5 है, i9 है या AMD का है। क्यों, क्योंकि एप्पल के लैपटॉप के अंदर क्या होता है, खुद का ही सीपीयू होता है। जो हमारा जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पर, M2 हो गया, M2 मैक्स हो गया, A16 हो गया, M3 हो गया, ये सब किसके हैं, खुद के ही उनके सीपीयूज होते हैं। जैसे ये हमारा है AMD Ryzen, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है Ryzen, ये हमारा किसका, इंटेल का i9, i7, i5, इस टाइप के ये सारे सीपीयूज होते हैं। उसके बाद ये मेमोरी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हमें देखना है कि अब हमारे सिस्टम में कौन सा सीपीयू डला है, हमें क्या देखना है, अब हमारे सिस्टम में कौन सा सीपीयू डला है। तो हम लोग कैसे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि हमारा दिस पीसी कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, दिस पीसी। तो दिस पीसी दिखाई दे रहा है, इस पे देखो कहीं पे दिख रहा है, इस शाबाश, ये दिस पीसी का दिख रहा है, इसका मैं आइकन यहाँ डाल देता हूँ। कोई नहीं। उसके बाद दिस पीसी पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने को, और हम कहाँ जाएंगे, ये प्रॉपर्टी आ रहा है, इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। हमने क्या करा, दिस पीसी पे राइट क्लिक करा और ये पेज खुलकर आ जाएगा, ये हमारे सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन बताएगा। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम का नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ये प्रोसेसर दिख रहा है,
ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रोसेसर को ही हम लोग सीपीयू बोलते हैं। तो ये किस कंपनी का डला हुआ है, डला हुआ है AMD राइजन। ये कौन सा है, 3600 XT, और ये कितने कोर प्रोसेसर है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 3.80 GHz गीगाहर्ट। जो सबसे मिड रेंज, जैसे अगर हम बात करें कि अगर तुम्हें मान लो लेना है सीपीयू, अब पहले मैं इस वाले पे आता हूँ, ये तभी हमारे में कौन सा था AMD राइजन 5, फिर इसके बाद ना मॉडल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब हम सीपीयू को इन डेप्थ देखेंगे ना, तो ये बहुत अलग से एक पूरा बुक निकल कर आता है सीपीयू के ऊपर कि इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। लेकिन ये बेसिक डिटेल इतना पता होना चाहिए। कभी भी हम लैपटॉप बाई करेंगे ना, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सीपीयू का। मतलब जितना तेज तुम्हारा दिमाग होगा उतना ही ज़्यादा तो काम कर पाओगे, हैं। मान लो कोई छोटा बच्चा है जो क्लास सेकंड का है, उसको मैं 10th क्लास की मैथ की बुक दूंगा तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पे कोई ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं जो क्लास 4 रहते तो फोर्थ में, लेकिन वो 6 7 8 की बुक कर लेते हैं। तो इंसानों का जो नापा जाता है, क्या कहते हैं, स्पीड, वो किससे नापा जाता है, IQ से, कि भाई इसका इंटेलिजेंस कितना है। और जो सिस्टम का नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, गीगाहर्ट्ज से, GHz। अब हमें किसी भी सिस्टम को चेक करना होगा तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे चले जाना है। या तो उसके अंदर तुमको इंटेल का सीपीयू मिलेगा, या तो किसका मिलेगा, AMD का। क्लियर। अब उसके बाद अगर हमें देखना होगा ये कैसे रहता है, तो एक सेकंड, ठीक है, ये हमने देख लिया क्या था। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लो किसी भी, अभी जैसे हमने किस सिस्टम का देखा था, अपने वाले का, ये हमने देखा था। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड, ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे COMPANY कंपनी का नेम। क्लियर। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मॉडल, क्या लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम कौन सी कंपनी का फ़ोन चला रहे हो, मैं भी सैमसंग का चला रहा हूँ, तुम भी सैमसंग चला रहे हो। लेकिन तुम कौन सा मॉडल चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ S23, कोई चला रहा है S25, कोई चला रहा है S24। तो क्या हो गया, सबके पास तो सैमसंग है लेकिन मॉडल सबका अलग अलग है। उसके बाद ये क्या है, 6 कोर प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से इसको हम लोग जनरेशन भी बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको, जनरेशन। इंटेल में इसको जनरेशन बोला जाता है। और जो ये क्या है, कोर प्रोसेसर, मतलब ये कितना ये हमारा कौन सा है, मल्टी टास्क, ये मल्टी टास्किंग सॉफ्ट वो हो गया सीपीयू। और ये क्या बता रहा है, इसकी स्पीड बता रहा है। ये क्या बता रहा है, इसकी स्पीड बता रहा है। क्लियर। सबसे शुरू में क्या था, कंपनी का नाम, ये क्या है हमारा मॉडल नंबर, ये है उसका जनरेशन, और ये क्या बता रहा है, उसकी स्पीड। जितना ज़्यादा ये रहेगा और ये रहेगा, उतना ही फास्टेस्ट हमारा सीपीयू काम करेगा। ये किसके लिए था, AMD के लिए। अगर मैं इंटेल की बात करूँ तो इंटेल में कैसा दिखेगा, ये किसके लिए था, AMD कंपनी के लिए। अब सेम इंटेल में क्या होगा, ये क्या है, अब देख के समझ जाओगे ना, कंपनी का नाम हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, कोर i9, ये क्या है, उसका मॉडल नंबर। क्या है, मॉडल का मतलब कि भाई हम i5 चला रहे हो, i3 चला रहे हो, i9 चला रहे हो, ये क्या उसका मॉडल नंबर। ये क्या बता रहा है, 13 जनरेशन। ये ना ऐसे नंबर में लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 13900H, ये तो इसके शुरू के 2 अक्षर देखेंगे, क्या है, ये 13 है, तो ये कौन सा जनरेशन हो गया, 13th जनरेशन। ये बहुत हाई सीपीयू है। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ स्पीड होगी, जैसे 4.10 गीगाहर्ट्ज हो गया, या 2.90 गीगाहर्ट्ज हो गया, GHz। तो ये क्या करेगा, उसके स्पीड को ये शो कराएगा। क्लियर। तो अब तुम जिस भी सिस्टम पे बैठी हो ना, उसके सिस्टम पे क्या करना है, तुम्हें दिस पीसी पे जाना है, उस पर क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी में, PRO प्रॉपर्टीज़ में। और वहाँ पे ना प्रोसेसर लिख रहा होगा, क्या लिख रहा होगा, प्रोसेसर। वो लिखकर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर है। अब यहाँ से जैसे अगर हमने ये देखा था, तो इस टाइप से क्या होता है कि जितना भी ये i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, ये भी ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, और बढ़ाऊँ इसको मैं, हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, i3, i5, i7, i9, ये जितना पावरफुल होते जाएगा ना, उतना ही पैसा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर अब हमें देखना है तो चलो हम इसके लिए देखते हैं। एक प्रोफाइल खोल लेता हूँ। अब मैं डालता हूँ यहाँ पर, तो चलो मैं डालता हूँ सबसे पहले लोअर वर्जन क्या था, i3 CPU। हम सर्च कर लेते हैं, हम इसको खरीदने चलते हैं अमेजोन पे। मैं डालता हूँ i3।
अब ये देखो ये किस कंपनी का है, कोर i3 का मतलब ये सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कोर। टीएम का मतलब जो होता है ये होता है ट्रेडमार्क। क्या होता है? ट्रेडमार्क। मतलब इस कम जो इंटेल कंपनी है उसने इसको ले रखा है। अब ये क्या लिखा हुआ है, किस i3, और इसका कौन सा जनरेशन है, ये फोर्थ। ये 41 जो लिखा है ना 4150, इसका पहला अक्षर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नहीं ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, i3 का फोर्थ जनरेशन है। क्या है? i3 का फोर्थ जनरेशन। अब मान लो अगर मैं इसके साथ कोई लैपटॉप खरीदता हूँ, इसकी स्पीड है 2.9 गीगाहर्ट्ज, तो ये कितने रुपए का सीपीयू मिल रहा है? सिर्फ 619 रुपए का। ये पूरे सिस्टम की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, इस सीपीयू की बात हो रही है। क्लियर? उसके बाद अगर हम, अब अगला ये क्या है, कोर i3, ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा जनरेशन है, ये क्या है, i3 का 7 जनरेशन है। क्लियर? इसकी स्पीड भी कितनी है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.4 3.5, कोई भी स्पीड हो सकती है। ये कितने रुपए का मिल रहा है, वो 600 रुपए का था, ये 4 जनरेशन था, ये i3 का 7 जनरेशन है, तो इसका रेट बढ़ गया, 1000 रुपये रेट हो गया। अब इसके इस बोर्ड पे देखो ये लिखा हुआ है कोर i3 का 7 जनरेशन है, जिसकी स्पीड कितनी है 3.40 गीगाहर्ट्ज, मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छी स्पीड है इसकी। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, तो मैं पहले इसको वो करूँ, हम यहाँ से अगले पे आए। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटेल का i3, किस कंपनी का, इंटेल का कौन सा जनरेशन है, ये 12 जनरेशन है। अब ये क्या है, इंटेल का i3 12 जनरेशन है। क्लियर? सेम स्पीड कितनी है 4.8, ये कितने का मिल रहा है 6000। ये कौन सा था, 7 जनरेशन 1600 का था, और 12 जनरेशन जो कितने का हो गया, 6600 रुपए का हो गया। अगर मैं अगला देखो भी हम i3 पे ही है, वो ये कितना था 12, इससे नीचे एक है i3 का 10th जनरेशन, तो ये कितने का मिल रहा है 5400 का मिल रहा है। मतलब कितना डिफरेंस आ गया, 1000 रुपए के लगभग डिफरेंस आ गया। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता रहेगा ना, वैसे वैसे सीपीयू का प्राइस भी बढ़ता रहेगा, और जितना हम हाई पावर वाला जनरेशन लेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसमें काम वो कर सकते हैं। फिर अगला आता है ये i3 का 10th है 5400 रुपए का। इसके बाद हम आ गए i3 के ये 12 जनरेशन पे, ये कुछ और स्पीड के साथ आ गया, जो मिल रहा है सिर्फ 10,000 का। सिर्फ ये है हमारा कौन सा i5, वो i3 देख रहे थे हम, मैं अभी इन सबको काट देता हूँ। ये i3 देख लिया हमने। अब हम आते हैं i5 के ऊपर, ये लिखा हुआ है डब्बे पे i5 इंटेल का। अब ये कौन सा जनरेशन है 13, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर आ जाए ना उसको दो पकड़ेंगे। तो i5 का 13 जनरेशन का सीपीयू कितने का आ रहा है 13,000 रुपए का। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, i5 का 4th जनरेशन है। क्या है, i5 का 4th जनरेशन, तो ये कितने का आ रहा है सिर्फ 2,000 का। लेकिन i5 का 13 जनरेशन कितने का आ रहा है 13,000 का, मतलब कि 10,000 ज़्यादा महंगा आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं i5 का 13, ये आ रहा है 13,149 रुपए का। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब चलते हैं हम i7 पे। तो i7 का 12 जनरेशन कितने रुपए का आ रहा है 25,000 का। ये सिर्फ पूरे कंप्यूटर या सिस्टम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ छोटे से चिप की बात हो रही है कि इस, अगर मैं अब इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मैं सिस्टम बनाऊंगा तो कम से कम मेरा 1,00,000 रुपए तक बनेगा, 80,000 50,000 60,000 तक, क्योंकि 25,000 का तो सिर्फ ये आ रहा है। फिर इसको रखने के लिए मदरबोर्ड चाहिए, उसके ऊपर पंखा चाहिए, रैम चाहिए, क्यों, इसी के हिसाब से जितना पावरफुल ये खुद है। उसके बाद अगर हम i7 का 14th जनरेशन लेते हैं, कितना लेते हैं 14 जनरेशन का, तो ये कितने रुपए का आ रहा है 35,000 रुपए का। ये कौन सा जनरेशन था 12th जनरेशन था, तो ये था 25,000 का, और ये कितना हो गया 14 जनरेशन, तो ये कितने का पड़ रहा है 35,000 रुपए का। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ i7 का 12 जनरेशन, ये भी 25 के तो देख लिया हमने। फिर आता है i7 का, अगर मैं सस्ता लेता हूँ 4th जनरेशन, ठीक है, ये नॉर्मल काम करने के लिए, अगर कहीं पे बल्क में सिस्टम जाता है ना तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं जाता, वो जाते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो ये कितने का पड़ रहा है सिर्फ 3500 रुपए का। तो फर्क देखे क्या फर्क है इस 3500 रुपए, मैं कह रहा हूँ कि तुमको 3500 रुपए में मैं i7 दे दूंगा, और कोई बंदा कह रहा है भाई मैं तो i7 तुमको 50,000 में दूंगा। तो मैं 20,000 में दे रहा हूँ, वो 50,000 में दे रहा है, तो फर्क क्या है कि ये i7 का 14 जनरेशन मिल रहा है। तो लैपटॉप देखते समय कि भाई कौन से, ये तो कम मॉडल हो गया i7, तुम कौन सा जनरेशन भी देख रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा जनरेशन लोगे उतना ही पावरफुल सिस्टम, मतलब उतने ही लंबे समय तक तुम उसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं i7 का मान लो 4th जनरेशन लेता हूँ, मैं इसको 2 से 3 साल यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा 4 साल यूज़ कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये लेता हूँ तो इसको 10 साल तक मैं ईजिली चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है, इसके पावर में और परफॉर्मेंस में। उसके बाद जो सबसे पावरफुल आता है हमारा, फिर आता है i9। क्या आ गया i9। अब i9 का 14 जनरेशन कितने का आ रहा है
48, मतलब 50,000 के लगभग मान के चलो। इसके अंदर लिखा हुआ 8 कोर और 16 कोर प्रोसेसर के साथ, इसकी स्पीड इस पे नहीं लिखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, i9 का 11 जनरेशन। ये कितना था, 14 आ रहा है 50,000 का, और ये आ रहा है 33,000 रुपए का। तो फर्क देख रहे हो, लोगों को पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं भाई, i9 चिल्लाते हैं, लेकिन i9 में तो ये भी 33,000 का है, ये कितना है 48,000 का, और ये देखेंगे तो 38,000 का है। फर्क कहाँ पर है कि वो जनरेशन कौन सा है, ये आई का 12 जनरेशन है 38,000 का, 11 है 33,000 का, और 14 है कितना, 48,000 रुपए का। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या है चीज़ें। उसके बाद मान लो ये इंटेल का है हमारा 14 जनरेशन 48। अब ये देखो, ये i9 का 99th कुछ एक्सट्रीम प्रोसेसर है, ये कितने का है, 93,000। 1 लाख का तो सिर्फ ये प्रोसेसर। अगर मैं इसके साथ सिस्टम बनाऊंगा तो कम से कम 3 या 4 लाख रुपए का सिस्टम मेरा तैयार होगा, जिसके अंदर पूरा ये डब्बा होता है हमारा, मॉनिटर नहीं, सिर्फ मैं इस कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने किसका देखा, इंटेल का। इसी प्रकार से क्या होता है, AMD का होता है। अगर हम AMD सर्च कर लेंगे, AMD, तो ये AMD के प्रोसेसर आ गए, जैसे Ryzen 5 7200 रुपये, Ryzen 3 6100 रुपये। जैसे ये है Ryzen का 7 जनरेशन का 97 वाला, तो ये कितने का मिल रहा है, 34,000 का। हम यहाँ पे डाल देंगे AMD RYZN Ryzen 9 डाल देता हूँ मैं। तो 9 कितने का आ रहा है, जैसे इंटेल में वो था ना जनरेशन, वैसे इसमें देखो मॉडल नंबर ये है, इसकी स्पीड कितनी है, 74,000 रुपये का सिर्फ CPU है। और ये सब CPU किसके लिए होते हैं, गेमिंग करने के लिए। जो यहाँ पर देखेंगे तो कहीं लिखा होगा कि भाई ये किसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, गेम करने के लिए और हैवी टास्किंग करने के लिए, जिसके अंदर तुम एडिटिंग वगैरह का काम कर सकते हो, इन सब चीज़ का। अगर अब देखो ये इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने ये AMD का क्या लिया, CPU, इसके साथ मैं ये रैम लूँगा, और ये क्या लूँगा, मदरबोर्ड। तो ये मेरे को कितने का पड़ेगा, 1,32,858 रुपये का। अब ये कंप्यूटर तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ ये 3 चीज़ आई है। इसके अंदर भी बहुत SMPS है, पावर सप्लाई है, बहुत सारी चीज़ को हमें जोड़ना रहता है। तो ये CPU क्लियर हुआ, क्या होता है, कहाँ से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं वापस से इसको ये करा देता हूँ रिकॉल। तो सबसे पहले CPU क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। भाई ये कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर जितना ज़्यादा दिमाग वाला होगा उतना ही ज़्यादा हमारे काम को कर सकता है। उसके बाद इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब समझो कि जिसके अंदर सारे कैलकुलेशन के टास्क होते हैं, वो सब किसके अंदर होता है, अर्थमेटिक के अंदर। और कंट्रोल यूनिट के अंदर कितना होता है, जो भी हमारा IO होता है, IO का मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, उसको कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। फिर आता है मेन फंक्शन ऑफ CPU का मेन फंक्शन क्या है, तो पहले सबसे पहले वो डेटा को फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, और फिर एक्सक्यूट करेगा, और फिर वो कहाँ भेज देगा, आउटपुट के पास भेज देगा। तो फेच, डिकोड, एक्सक्यूट और स्टोर, ये 3 लूप में वो घूमता रहता है। फिर आ गया CPU का क्लॉक स्पीड, मतलब इसको हम बोलते हैं CPU कितना स्पीड वाला है। तो भाई CPU की स्पीड किससे नापी जाती है, गीगा हर्ट्ज से नापी जाती है। जितना ज़्यादा गीगा हर्ट्ज होगा उतना ही सिस्टम हमारा ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद कितने टाइप के CPU होते हैं, तो 2 टाइप मेनली, सिंगल कोर CPU और मल्टी कोर CPU। सिंगल कोर CPU का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक समय पे एक ही टास्क को किया जाता है। और मल्टी कोर के अंदर क्या हो गया, जिसमें एक समय पे डुअल कोर, क्वाड कोर, 6 कोर, 8 कोर, 24 कोर, 32 कोर तक के CPU इसके अंदर आते हैं। फिर देखेंगे कि तो कौन से पॉपुलर ब्रांड है, तो इंटेल और AMD, ये 2 पॉपुलर ब्रांड है जो CPU को बनाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग इनके मॉडल नंबर होते हैं, इंटेल i3, i5, i7 और i9। जैसे जैसे ये नीचे मॉडल बढ़ता रहेगा और साथ में जनरेशन, वैसे ही जैसे उसका क्या होता रहेगा, प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा। जितना तुम्हारे, ये ऐसी फील्ड है, जितना तुम पैसा खर्च करके खरीदना चाहो उतना तुम खरीद सकते हो, जितना सस्ता लेना चाहो उतना सस्ता भी ले सकते हो। तो फर्क देखा था अभी हमने। सेम ऐसे ही इंटेल का AMD का हो गया, AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9। उसके बाद एप्पल का क्या सीन है, ये तो अपने लिए खुद ही CPU बनाता है। इसके CPU के नाम क्या है, एप्पल का M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro, M2 Max, ठीक है। ये इसके किसके हैं, एप्पल के ही है। उसका बाद हमने ये देखा था कि भाई अगर हम किसी भी सिस्टम पर बैठेंगे तो उसके सिस्टम में CPU कैसे देखेंगे, तो भाई ये AMD Ryzen 3600 XT 6 कोर प्रोसेसर हो गया, ये स्पीड हो गई। सेम यहाँ देखेंगे इंटेल कोर i9 13 जनरेशन, और उसकी स्पीड यहाँ पर मेंशन करेगी। क्लियर। कल फिर हम देखेंगे मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अभी तुम जिस सिस्टम पर बैठे हो ना, उस सिस्टम में कितना कौन सा प्रोसेसर है उसका नाम लेकर आओ। ठीक है, कहाँ से देखना है, दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके, क्लियर, देख के बताओ।